हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के लिए मैं काफी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कॉमिक बुक सीरीज बहुत ही ज़्यादा औसम है। आज जो है हम अपने चैनल के ऊपर बेसिकली एक रीसेंट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी टाइमलाइन से बिल्कुल अलग है। और मैं आपको शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये दरअसल एक मंथली सीरीज है, मतलब इसका एक महीने के अंदर एक ही इशू रिलीज किया जाएगा। तो आप मुझसे कमेंट्स में ये नहीं बोलेगा कि मैं इसका अगला इशू फौरन से अपलोड कर दूं, क्योंकि इसका अगला इशू अभी तक आया ही नहीं है। महीने में सिर्फ एक बार ही इसका अगला इशू आएगा और जैसे इसका इशू आएगा तो मैं उसको फौरन से अपलोड कर दूंगा। लेकिन चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज हल्क की सीरीज होने वाली है। अब आप जैसा कि सब जानते होंगे कि अभी कुछ टाइम पहले मार्वल वालों ने इमॉर्टल हल्क की पूरी सीरीज को खत्म करा और उसका इशू नंबर 50 जो फिनाले था उसके अंदर हमें ये बात रिवील की गई थी कि इनक्रेडिबल हल्क की जो पावर सोर्स है वो कोई और नहीं बल्कि वन अबव ऑल है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक गॉड है जिसने पूरी की पूरी मार्वल यूनिवर्स को बनाया है। और इसी वजह से इनक्रेडिबल हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होता ही जाता है जितना ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ता रहता है। तो उस पूरी की पूरी सीरीज के आखिर में हम इस बात को जान चुके थे कि इनक्रेडिबल हल्क से ज़्यादा पावरफुल शायद कोई और सुपर हीरो मार्वल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये सीरीज ठीक उसी के बाद से हमारे पास कंटिन्यू की जाएगी और अब हम देखेंगे कि किस तरह हल्क की मिथोस के अंदर नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इससे पहले इमॉर्टल हल्क को जो है एल ओइंग लिख रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, लेकिन अब हल्क की ये जो सीरीज है इसको कोई और नहीं बल्कि डॉनी केट्स लिख रहे हैं। और डॉनी केट्स मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर्स बन चुके हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, जिन्होंने पूरी की पूरी वैनम स्टोरी लिखी, किंग इन ब्लैक का पूरा जबरदस्त इवेंट लिखा, और अभी जो रिसेंटली थॉर की पूरी सीरीज चल रही है कॉस्मिक थॉर वाली, वो भी वही लिख रहे हैं। तो डॉनी केट्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं और इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो मोस्टली सारे बड़े बड़े टाइटल्स वही हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका पहला इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हमारे पास इसका जो है पहला इशू रिलीज कर दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले इमॉर्टल हल्क की कोई भी सीरीज नहीं देखी, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इमॉर्टल हल्क की इशू नंबर 50 का, जिसके अंदर मैंने पूरी इमॉर्टल हल्क की सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कहां से कंटिन्यू हो रही है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं ऑसम डिटेल्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत इनक्रेडिबल हल्क के साथ होती है, जहां पे हम देख रहे हैं कि वो किसी बहुत ही बड़ी दरवाजे में किसी दीवार के ऊपर अपने पंचेस को बरसा रहा है और वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली जब ये सारी की सारी इनक्रेडिबल हल्क एक दरवाजे के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा है तो वहीं पे बैनर हमें साथ में बता रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा लंबी थ्योरी चल रही है काफी टाइम से हल्क के बारे में, लेकिन इससे पहले मैंने आज तक किसी के साथ ये शेयर नहीं करी, क्योंकि वेल फ्रैंकली ये चीज जो है मुझे अंदर से डरा के रख देती है। हम सब आज तक ये सोचते हुए आए हैं कि हल्क जो है वो मैनिफेस्टेशन है डॉक्टर बैनर के ट्रॉमा का, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा था जब वो छोटे थे। इसी वजह से हल्क इतना ज्यादा खतरनाक किस्म का ब्रूटल मॉन्स्टर है। परहैप्स ये शायद उनके डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है जो कि ब्रूस बैनर ने बचपन में सहा था। उनका शैडो, उनकी फ्यूरी या उनका रेज भी कह सकते हैं। क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हल्क एग्जिस्ट इसीलिए करता है ताकि वो तुम सबको प्रोटेक्ट कर सके, किसी और से नहीं बल्कि ब्रूस बैनर से। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि हल्क यहाँ पे किसी चीज के अंदर कैद हुआ है और वो अपने आप को वहां से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इस वक्त ये सारी चीजें मेक सेंस नहीं कर रही है, लेकिन इस इश्यू के एंड तक आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहां से अगले पल हम एक इंजन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है, और हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे मौजूद होता है। तो बेसिकली हमें इस कहानी की स्टार्टिंग में ये बात बताई जा रही है कि आज तक हम हल्क को समझते आए थे कि वो एक मॉन्स्टर है, वो दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, वो अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन आज बैनर हमें ये बता रहा है कि उसके पास एक ऐसी थ्योरी मौजूद है जिसके मुताबिक शायद हल्क जो है वो सामने इसीलिए आता है ताकि वो दुनिया को बैनर से बचा सके। यानी बैनर ही जो है वो असली विलन है, असली मॉन्स्टर है, और हल्क तो सिर्फ उसको रोकने की कोशिश करता है और वो खुद सामने आ जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर जो है एक वॉल के पास आता है जहाँ पे कैप्टन लिखा हुआ होता है, और उसी तरह उस वॉल के अंदर वो अपने लैब कोट और अपना चश्मा वगैरह उतारता है और एक अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बैटी वहां पे आती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो बैनर बोलता है कि बैटी तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो वहीं से बैटी बोलती है तुम इस बात को जानते हो ना कि तुम इस तरह से उसको वहां पे लॉक करके नहीं रख सकते हो। तो वहीं से बैनर बोलता है कि अगर तुम देख रही हो तो तुम्हें शायद अंदाजा हो गया होगा कि मैं अब उसको लॉक करके रख सकता हूँ। तो बैटी बोलती है कि ब्रूस वो सिर्फ एक बच्चे की तरह है। तो ब्रूस बोलता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है। तो बैटी बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत परवाह कर रही हूँ, तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तुम उसको हर्ट कर रहे हो, तुम इन सारी की सारी चीजों के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो जो कुछ भी एल पासो के अंदर हुआ था। तो इस तरह बैटी बैनर को बता रही है कि वो इस तरह हल्क को वहां पे कैद करके नहीं रख सकता है, वो सिर्फ एक बच्चे की तरह है। अगर हम हल्क की नेचर पे गौर करें तो वो सिर्फ एक बच्चे की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं चलाता है, बस अपना गुस्सा, अपना रेज जो है उसको आगे रख के सारे काम कर रहा होता है। और बैटी उसको यही बोल रही है कि जो कुछ भी हुआ है एल पासो के अंदर तुम उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि एल पासो के अंदर आखिरकार क्या हुआ था। अगर आपने इमोर्टल हल्क की सीरीज पढ़ी होगी जिससे पहले आई थी, तो उसके अंदर एल पासो का कोई जिक्र नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो देखने के लायक था। दरअसल इसके राइटर डॉनी केट्स ने इस बात को बताया कि एल पासो वाला जो यहाँ पे पूरा का पूरा किस्सा ये बता रहे हैं, ये दरअसल एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है इसी कॉमिक के अंदर। इससे पहले नहीं बताया गया कि एल पासो के अंदर क्या हुआ था, और आगे जाके हमें इसी सीरीज के अंदर रिवील किया जाएगा कि एल पासो में क्या हुआ था। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एल पासो के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वहीं पे हम देखते हैं कि बैनर इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा कहता है कि मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ब्लेम उसको करता हूँ, इस सब में उसकी गलती थी। तो वहीं से बैटी बोलती है कि ब्रूस प्लीज प्लीज जरा आराम से, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम इस तरह से कभी भी साउंड नहीं करते हो, तुम्हें हो क्या गया है। तो वहीं से बैनर बोलता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरह से साउंड करता हूँ, हाँ क्या तुम में से कभी किसी को मेरी परवाह थी भी कि नहीं। मैं तो तभी तुम लोगों के सिर्फ काम का इंसान बनता हूँ जब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होता हूँ। तुम लोगों को सिर्फ हल्क से मोहब्बत है, तुम्हें सिर्फ हल्क की जरूरत होती है। लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। मैं कभी भी ये सब नहीं चाहता था, मैं कभी भी कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता था, ना ही कोई डिफेंडर और ना ही कोई एवेंजर, और खासकर ना ही मैं कोई मॉन्स्टर बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं चीज़ों को इन्वेंट करूं, उनको खोजूं। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, सारी की सारी बाउंड्रीज को पुश करना चाहता था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहता था। मैं एक मैन ऑफ साइंस बनना चाहता था, लेकिन मुझे वो सब ना मिल सका जो मैं चाहता था। और अगले बार हम देखते हैं कि बैनर बोलता है कि इंजन को 20% पे और बढ़ा दिया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो जो इनक्रेडिबल हल्क है जिसको उसने कैद करके रखा है एक जेल के अंदर, वो वहां से तोड़ के बाहर निकलने की पूरी कोशिशें कर रहा है, और वो इतने ज्यादा मुक्के मार रहा है कि उसके हाथों से खून आ चुका है। और साथ साथ ब्रूस बैनर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि एक ट्यूमर जो कि मेरे जिस्म के अंदर पैदा हो गया था, एक सिकनेस जिससे मैं अपना पीछा नहीं छुड़वा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहा था। और तुमने देखा कि एल पासो के अंदर क्या हुआ था, चीजें बद से बदतरीन होते ही जा रही हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे बाहर आने की कोशिश करेगा और मेरे ऊपर सवार होने की पूरी कोशिश करता रहेगा। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अगर मैंने उसको सही टाइम पे कैद ना करा तो वो शायद मेरे ऊपर काबू पा सकता है। क्या तुम इस बात को नहीं समझ रही हो बेटी कि हल्क एक इमोर्टल है, वो कभी नहीं मरेगा, उसको कभी कुछ नहीं होगा, वो हमेशा मेरे ऊपर काबू पा सकता है। लेकिन मैं इमोर्टल नहीं हूँ, मैं मर सकता हूँ और हल्क के अंदर आ सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें ब्रूस बैनर वो वजह बता रहा है जिस वजह से उसने हल्क को अंदर कैद कर दिया है। यानी कि वो इस बात को जानता है कि हल्क इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ना एक दिन ब्रूस बैनर की पर्सनैलिटी के ऊपर अपना काबू पा लेगा। यानी कि जब वो हल्क बन जाएगा तो उसके बाद दोबारा कभी बैनर वापसी लौट कर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा के लिए हल्क ही रहने वाला है। और इस बात से डरते हुए ही उसने जो है वहाँ पे हल्क को कैद कर दिया है। और इस तरह बैनर बोलता है तो जब तक हल्क ने मुझे यहाँ पे कैद नहीं किया हुआ है तब तक मैं अपना लग आजमाता रहूंगा और अपनी बाउंड्रीज को पुश करता रहूंगा। तो वहीं से बैटी बोलती है कि ब्रूस बस कर दो प्लीज, तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा, ये काम नहीं करने वाला है, तुम इस बात को जानते हो, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे मुंह के ऊपर ब्लो अप कर जाएंगी, तुम इस बात को जानते हो। इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क वहां पे गुस्से से पागल हो रहा होता है और दरवाजे को पीट रहा होता है। लेकिन बैनर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन चीजों की शुरुआत तभी हुई थी जब मेरे मुंह पे आके वो जबरदस्त किस्म का गैमा बॉम्ब फटा था। तब से ही मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है और शायद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म भी कुछ इसी तरीके से होगी। अब बस बहुत हो चुका है, तुम मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से अगले पल बैटी गायब हो जाती है और हमें वो बूम बूम की मुक्कों की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन इसी के साथ देखते हैं कि हम ब्रूस बैनर वहाँ पे एक दरवाजा खोल के एक कमरे के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे वो जो एक कैप्टन की तरह एक जहाज पे जैसा कि वो अपनी शिप के ऊपर आके बैठता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक कुर्सी के ऊपर आके बैठता है और कहता है कि ये वेव्स मुझे क्रैश नहीं कर पाएंगी, ये वेव्स मुझे तोड़ नहीं पाएंगी, मैं इनसे ज्यादा मजबूत हूँ। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बैनर एक किस तरह की सिचुएशन के अंदर घूम रहा है। अभी कुछ देर पहले जो हमने बैटी को देखा था वो सच में यहाँ पे मौजूद नहीं, बल्कि वो सिर्फ उसके दिमाग के अंदर मौजूद थी और वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह हम यहाँ से अगले पल सीधा जो है एवेंजर्स के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बोलता है हे जरा एक मिनट, मुझे ये बताना कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पे मौजूद है जो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वक्त करंट एवेंजर्स नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज भी मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही इन सबको यहाँ पे बुलाया और कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम लोगों के लिए ये सब मानना एकदम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसी वजह से तो मैंने तुम सबको यहाँ पे गैदर करा है आज। अभी मैंने तुम्हें जिस बारे में बताया वो पॉसिबली इस अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी एल पासो के अंदर हुआ है उसके जरिए ब्रूस का माइंड वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और मुझे लगता है कि मेरे पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे इन सबको ठीक करने के लिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल पूछती हैं क्या हमारे पास कोई ऑफिशियल डेथ काउंट है कि आखिरकार एल पासो में कितने लोग मारे गए। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ हमारे पास है तो सही, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही है। मैं आयरन मैन को उसको ट्रैक करने के पीछे लगा दिया है और सुनने में ऐसा आया कि वो वंडरगॉन माउंटेन की तरफ जा रहा है जहाँ पे स्टार्क की एक ओल्ड टेक आर्मरी मौजूद है। तो स्ट्रेंज तुम मुझे क्या बताना चाहोगे कि ये सब हो क्या रहा है, आखिरकार ब्रूस ये सब कर कैसे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दोबारा से एल पासो का ही जिक्र किया गया है कि वहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है और उसके बाद से ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने हल्क को बहुत ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया और वो इतना ज्यादा सीरियस ले चुके हैं कि उन्होंने एवेंजर्स को यहाँ पे बुला लिया है।
और डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली उनका जवाब देते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर रहा है, उसने लेकिन कुछ ना कुछ बिल्ड कर लिया है। मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि कोई इंसान ऐसी चीज बिल्ड भी कर सकता है। मैंने इस अर्थ का चप्पा चप्पा छान मारा जहाँ मैं हर एक मिस्टिकल शख्स या ओमेगा लेवल टेलीपैथ का इस्तेमाल करके उसके दिमाग के अंदर घुस सकूं, लेकिन मैं उसके दिमाग के अंदर तक नहीं घुस पा रहा हूँ ये जानने के लिए ये सब कैसे कर रहा है। मैं इतना जानता हूँ कि ब्रूस ने जो कुछ भी बिल्ड करा है वो खुद से नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ ज्यादा ही सेंस की जरूरत है, एक मैजिक की जरूरत है, और वो मैजिक इतना ज्यादा बड़ा है जो कि मेरे भी बियॉन्ड है, उसको मैं भी अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका एकदम परेशान होते हैं और कहते हैं कि स्टीवन जरा फोकस करो, ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा ऑड साउंड कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसने किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड को जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है और उनको एक अलग तरीके से रीबिल्ड कर दिया है। वेल आई बिलीव उसने हल्क को जो है एक स्टारशिप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसी तरह हम अगले पल यहाँ से हमारे हल्क का नया रूप देखते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा पहले से बड़ा नजर आ रहा है, उसके सर के ऊपर एक हेलमेट मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी किस्म की टेक का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को और मजबूत करने के लिए। और हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ वो यहाँ पे आयरन मैन से यानी कि उसके हल्क बस्टर आर्मर से मुकाबला कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हल्क बस्टर और हल्क की जो है पूरी की पूरी फाइट चली रही होती है, तो इसी के साथ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बारे में बता रहे होते हैं और बताते हैं कि उसने अपने दिमाग के हिस्सों को 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है। सबसे पहले जो उसका एक्सटर्नल फ्रेम था यानी कि जो हल्क था, उसने उसके ऊपर कुछ अपग्रेड्स करे हैं। उसने जो है एम फैसिलिटी से यानी एडवांस आइडिया मैकेनिक से कुछ जबरदस्त किस्म की टेक्स को उठाया है और उसको सर्जिकली अपने अंदर इम्प्लांट कर दिया है। यानी कि हल्क जो कि पहले ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक बीइंग हुआ करता था, उसने अपने आप को जो है इन इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल चीजों से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और उसके साथ साथ उसने एक जबरदस्त किस्म का माइंड पैलेस तैयार किया है जिसको आज तक इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करी थी अपने एस्ट्रल फॉर्म के जरिए, लेकिन मैं उसके जरिए भी नहीं घुस पाया और मुझे उठा के बाहर फेंक दिया गया। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उसके दिमाग के अंदर जो उसने माइंड पैलेस बनाया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा, कॉम्प्लेक्स और इम्पेनेरेबल है। और उसके दिमाग के अंदर जब मैंने झांक के देखा, जहां पे कभी हम समझते थे कि हल्क मौजूद होगा, तो मैंने झांक के देखा कि वहां पे हल्क मौजूद नहीं, बल्कि वहां पे ब्रूस बैठा हुआ है। ब्रूस वहां पे एक कैप्टन की तरह बैठा हुआ है जो कि हल्क के स्टारशिप को गाइड कर रहा है कि उसको क्या करना है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हल्क ने जो वो हेलमेट बनाया है, उस हेलमेट के अंदर यहाँ पे ब्रूस बैनर बैठा हुआ है, ना कि हल्क। यानी कि जब हल्क ट्रांसफॉर्म होता था तो उसके अंदर हल्क का दिमाग होता था, ना कि ब्रूस बैनर का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैनर ने यहाँ पे एक नई चीज बनाई है कि उसने पहले तो हल्क की बॉडी को बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है, उसको टेक्नोलॉजिकल और उसको बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये हेलमेट बनाया है जिसके जरिए वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है हल्क की बॉडी के अंदर बैठा हुआ, और इसी वजह से उसके दिमाग के अंदर कोई घुस नहीं सकता है वो इसी हेलमेट की चक्कर से। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ब्रूस बैनर अब जो है वो हल्क को कंट्रोल कर रहा है और कहता है वो कि फॉर द लास्ट टाइम टोनी, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम स्टैंड डाउन कर जाओ। तुम मेरे रास्ते के अंदर आ रहे हो, तुम्हारा आर्मर वो टूट रहा है, तुम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहने वाले हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहां पे अपने जैसे 4 और हल्क बस्टर आर्मर्स को मंगवाता है और कहता है कि ओ कम ऑन ब्रूस, क्या वाकई में तुम्हें लगा कि मेरे पास मेरी ट्रिक्स खत्म हो चुकी हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे हल्क वर्सेस 4 हल्क बस्टर आर्मर्स की फाइट चल रही है, जहां पे हम देखते हैं कि वो चारों के चारों हल्क बस्टर्स अपने अंदर से मिसाइल्स निकालते हैं और अगले पल उनके अंदर से छोटे छोटे धमाके होते हैं। और टोनी स्टार्क बताता है कि इस वक्त जो तुम फील कर रहे हो वो एडामेंटियम नैनो पार्टिकल शार्पलेन है ब्रूस, यानी कि इन मिसाइल्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे, वो भी एडामेंटियम के। और कहता है कि ये बहुत ही नेस्टी स्टफ है, देखो इस वक्त ये तुम्हारी स्किन के अंदर घुस रहे हैं और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि ये नैनो प्रोग्रामेबल हैं, तो मैं इनको चाहूँ जिस किसी भी शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये उस शेप के अंदर सॉलिड हो जाएंगे। और अगर हम इस केस की बात करें तो मैं यहाँ पे केज बनाना चाहता हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली उन सारे के सारे एडामेंटियम से उसके हाथ को पकड़ के केज बना देता है और वो बोलता है कि सॉरी ब्रूस, मुझे माफ करना, लेकिन अब चीजें इसी तरह से खत्म होंगी। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि 2 चीजें तो मैंने बता दी कि किस तरह से उसने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करा है, लेकिन तीसरा एलिमेंट जिसके अंदर उसने अपनी चीज को स्प्लिट करा है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जो कि स्टारशिप के माइंड पैलेस के अंदर मौजूद है। क्योंकि हम सब ये बात को बहुत अच्छे तरीके से अब जानते हैं कि हल्क को अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, अपनी बॉडी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमेशा गुस्से में रहना पड़ता है, क्योंकि हल्क जितना तो गुस्सा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर पे ताकतवर होता ही रहता है। और इसी वजह से जो है ब्रूस ने हल्क को जो है अपने दिमाग के अंदर एक जगह पे कैद करके रखा हुआ है। उसने हल्क को एक ऐसी जगह पे कैद करके रखा हुआ है जिसको उसने नाम दिया है इंजन रूम। तो अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता चलूं कि अभी कुछ देर पहले हम हल्क को देख रहे थे जो कि दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी बेसिकली इसी हल्क के दिमाग के अंदर ही एक हिस्सा है जहां पे उसने उसको कैद कर दिया है। और ब्रूस बैनर उस रूम को बोलता है द इंजन रूम। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बैनर वहां पे एक लिवर को अपने पास बुलाता है और उस लिवर को जो है स्टेज 1 के ऊपर लेकर जाता है। और जैसे ही वो स्टेज 1 पे जाता है तो हम देखते हैं कि बेसिकली जो हल्क वहां पे उस कमरे के अंदर कैद होता है, अचानक उसके ऊपर आके कोई चीज अटैक करती है।
और वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि हल्क पीछे पलटता है और कहता है कि बैनर ये तुमने अच्छा नहीं करा, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे ब्रूस बैनर ने हल्क को इस कमरे के अंदर कैद किया हुआ है और उस लिवर की मदद से वो वहां पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फिनाइट आर्मीज भेज रहा है। यानी कि यहाँ पे ब्रूस बैनर जो है उसने पूरी की पूरी हल्क की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, हल्क को यानी उसकी कॉन्शियसनेस को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया है और उस कमरे के अंदर जो है वो अलग अलग आर्मीज यानी इन्फिनाइट आर्मीज को भेज के हल्क को गुस्से पे गुस्सा दिलाते जा रहा है। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है और उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो उसी तरफ देख रहे हैं कि वो अब हल्क के ऊपर यहाँ पे इन्फिनाइट आर्मीज से अटैक करा रहा है ताकि वो उनसे लड़ता रहे और गुस्से में आता रहे। तो उसी तरफ देखते हैं कि जैसे कि उसके दिमाग के अंदर हल्क को गुस्सा आना शुरू होता है तो उसकी बाहर वाली जो बॉडी जो इस वक्त आयरन मैन से मुकाबला कर रही है वो गुस्से से पागल हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्क अब इतना ज्यादा मजबूत हो चुका होता है कि वो अपने हाथ को लिटरली 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ देता है ताकि उसका एडामेंटियम से वो हाथ आजाद हो सके। और ये देख के आयरन मैन बोलता है ओ फक, लग गए हमारे। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क बोलता है कि ये सब कुछ तभी खत्म होगा जब मैं बोलूंगा कि खत्म हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सीधा यहाँ पे आयरन मैन के 3-3, 4-4 हल्क बस्टर आर्मर्स के ऊपर कूद पड़ता है और अपने सिर्फ एक ही हाथ से उन चारों के चारों हल्क बस्टर्स को पेलना शुरू करता है। तो आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हैं कि जो हल्क की स्ट्रेंथ है उसको एक अलग ही लेवल चल रहा है, क्योंकि हल्क बस्टर आर्मर को बनाया ही इसलिए किया था ताकि इनक्रेडिबल हल्क को रोका जा सके, लेकिन यहाँ पे 4-4 हल्क बस्टर भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। और हल्क बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है टोनी, मैं तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन अब और नहीं, मैं तुम सबको बहुत बार समझा चुका हूँ लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, अब बस सब खत्म हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क वहां पे आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसी का एक हाथ उखाड़ के अपने हाथ के साथ जोड़ लेता है और इसी तरह वो आयरन मैन के हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे हल्क बस्टर आर्मर्स को बर्बाद कर रहा होता है। और इसी तरह अगर हम हल्क के पास शिफ्ट हो यानी उसके साइकिक के पास, तो वो वहां पे हम देखते हैं कि इन्फिनाइट आर्मीज से मुकाबला कर रहा है और वो पागल पे पागल होते ही जा रहा है। और वो जितना ज्यादा पागल होता रहेगा, ये जो बाहर हल्क घूम रहा है जिसको बैनर कंट्रोल कर रहा है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि वो हल्क जो है वहां पे हल्क बस्टर आर्मर के ऊपर अटैक करता है जिससे उस पूरे के पूरे हल्क बस्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और टोनी स्टार्क बहुत बुरी हालत में आ चुका है और कहता है कि बस ब्रूस, बस अब ठंडे हो जाओ, तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। चलो, ये तो अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क उसके ऊपर आता है कूदता हुआ और उसके हल्क बस्टर के ऊपर आगे एक जोरदार पंच मारता है जिससे आयरन मैन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। और आयरन मैन बोलता है कि प्लीज तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं से हल्क बोलता है कि शायद तुम्हें ये जान के काफी ज्यादा शौक लगेगा टोनी कि आज मैं तुमसे यहाँ पे एक्चुअली लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो यहाँ पे इस चीज के लिए आया था। क्या कहते हो तुम इस चीज को? हाँ, प्रोजेक्ट आर्क। क्या मैंने सही कहा? तुम इस चीज के ऊपर तब से काम कर रहे हो ना जब से तुमने उस पूरे नल अटैक के अंदर एक सेलेस्टियल को पायलट किया था, तुमने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लिया था। तुम सेलेस्टियल की एनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए एक वर्म होल क्रिएट कर रहे हो ना, एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर जाने का रास्ता। और ये तुम इसीलिए बना रहे हो कि अगर अर्थ के ऊपर इसी तरह का कोई और इवेंट होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी अर्थ बर्बाद हो सके या लोग मर सकें, तो तुम इन केस ऑफ इमरजेंसी उन लोगों को इस पोर्टल के जरिए यहाँ से निकाल सको। ये तो बात ना पड़ेगा टोनी कि तुमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करा है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल हमें कुछ और नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि सेलेस्टियल किलर आर्मर दिखाया जा रहा है जो कि टोनी स्टार्क ने अभी कुछ टाइम पहले ही किंग इन ब्लैक के पूरे के पूरे इवेंट के अंदर क्रिएट किया था, जब नल जो है सारे के सारे सेलेस्टियल्स को अर्थ के ऊपर लेकर आता है हीरोज के खिलाफ। तो टोनी स्टार्क उसमें से एक सेलेस्टियल को हैक करके उसके ऊपर काबू पा लेता है और सेलेस्टियल की बॉडी को अपना एज आर्मर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उसके बाद से हम जान चुके थे कि टोनी जो है इस आर्मर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं था। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा सेलेस्टियल साइज का आर्मर मौजूद है जो कि टोनी स्टार्क ने बिल्कुल अपने आर्मर की तरह बना लिया है, लेकिन जहाँ पे उसका यूजुअली आर्क रिएक्टर लगा होता है उसके बीचों बीच एक पोर्टल बनाया हुआ एक वर्म होल है जो कि टोनी ने इसलिए बनाया क्योंकि इनकेस अगर कोई ऐसी फाइट दोबारा होती है अर्थ के ऊपर तो वो लोगों को इस पोर्टल के जरिए कहीं पे टेलीपोर्ट करके थोड़ी देर के लिए महफूज रख सके। तो ये प्लान टोनी का बहुत ज्यादा जीनियस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये वो आर्मर है जिसके लिए इनक्रेडिबल हल्क इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है और टोनी स्टार्क को पेल रहा है। और हल्क बोलता है कि मुझे तुम्हारे इस आर्मर की कुछ टाइम के लिए जरूरत है तो मैं उसको बोरो करना चाहता हूँ। तो टोनी बोलता है कि नहीं ब्रूस, तुम ये नहीं कर सकते हो, अभी तक मेरा इस आर्मर के ऊपर काम चल रहा है, मेरी कैलकुलेशंस कंप्लीट नहीं हुई है, ये सेफ नहीं है। तो हल्क बोलता है क्या टोनी तुम शुरू से यही नहीं चाहते थे? तुम तो शुरू से ही हल्क से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे ना, तुम उसको दूर भेजना चाहते थे। तो टोनी बोलता है कि ब्रूस मेरी बात सुनो, तुम उस पोर्टल के अंदर जाके मर सकते हो, मुझे इस बारे में इस वक्त कोई आइडिया नहीं कि वो पोर्टल कहाँ जाता है। इस वक्त मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे जाके दूसरी दुनिया के अंदर खुलेगा, जहन्नुम के अंदर खुलेगा या किसी और रेल के अंदर या किसी और यूनिवर्स के अंदर खुलेगा। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि टोनी बता रहा है कि उसने जो पोर्टल बनाया अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये नहीं जानता कि ये पोर्टल का दूसरी तरफ कौन सी जगह मौजूद है, इसलिए वो यहाँ पे ब्रूस बैनर को रोक रहा होता है। लेकिन बैनर बोलता है
कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है और ना ही मुझे पता है, लेकिन टोनी अब गुड बाय। इसी तरह हम देखते हैं कि हल्क बेसिकली उस पोर्टल के आर पार चले जाता है और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा मैसेज रिकॉर्ड करता है बैनर और कहता है कि अगर तुम इस मैसेज को सुन सकते हो तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। ये मैं ब्रॉडकास्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम लोगों से नफरत है, इसीलिए नहीं कि मुझे तुम लोगों से डर लगता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इस बारे में नहीं जानते हो कि तुम लोगों को मुझसे डील कैसे करना है, जो कि अब मैं बन गया हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे लिटिल प्लान्स, तुम्हारे आर्मर्ड सूट्स, तुम्हारे रॉकेट शिप्स मौजूद हैं। ये सब काफी क्लेवर आइडियाज हैं मुझसे जान छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरे जैसे मॉन्स्टर का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है और ये मैं काफी बार प्रूव कर चुका हूँ। लेकिन अब तुम लोगों को परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम लोग जो हल्क से डील नहीं कर रहे हो, तुम्हें हल्क से जान नहीं छुड़वानी है, बल्कि इस बार तुम लोग मुझसे डील करने वाले हो। और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मेरे लिए तुम लोगों के पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, और मैं इस बात का तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मुझसे निपटने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, क्योंकि अब मुझे मेरा रेज कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा रेज अब मुझे फ्यूल कर रहा है ये सब काम करने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे ब्रूस बैनर उस पोर्टल के आर पार जा रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है उस पोर्टल के अंदर जाते जाते। लेकिन इसी तरह हम उस दरवाजे के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर वहाँ पे हल्क कैद है, जहाँ से हमें हल्क के चिल्लाने की और गुस्से की आवाजें आ रही होती हैं। तो बैनर हमें आज बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि जो गुस्सा जो कि उसके लिए कभी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हुआ करता था, जिसकी वजह से हल्क बनता था और लोगों को बर्बाद करता था, अब बेसिकली वो उस गुस्से को काबू कर चुका है और उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है हल्क को चलाने के लिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रूस बैनर ने हल्क को वेपनाइज कर दिया है। वो जब चाहे हल्क को इतना तो गुस्सा बना सकता है कि वो हल्क की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बन सकता है, जिसको हमने आज तक नहीं देखा। तो अभी हमने देखा कि जब हल्क स्टेज 1 के ऊपर उसका रेज लेकर गया था वो कितना ज्यादा ताकतवर था कि उसने 4 हल्क बस्टर आर्मर्स को बर्बाद कर दिया। तो सोचिए जब वो उसको स्टेज 10 के ऊपर लेके जाएगा तो तब हल्क की पावर्स कितनी होंगी। लेकिन ये सब जानने के लिए हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा जब हमारे पास का अगला इशू आएगा। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि जो मैंने अभी रिसेंट सीरीज शुरू करी हल्क की, ये आपको कैसी लगी। इसका पहला एपिसोड मेरे हिसाब से एक जबरदस्त किस्म का बॉम्ब था जिसने सब कुछ उड़ा के रख दिया है, मतलब लिटरली माइंड ब्लोन। तो आप लोग कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या मैंने इसको अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। टू बी कंटिन्यूड।